गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए लाजवाब इनमें से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में यहाँ पर क्या किया था, ले लिया था। तो आपसे कह रहा है जो अवंतीबाई आपकी हैं ये कहाँ से हैं, ये जो है वो आपकी कहाँ से हैं। तो आप कहेंगे सर ये थी आपके रामगढ़ से। रामगढ़ जो कि ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, है ना। देखा जाए तो 1857 की क्रांति में प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ये 1857 की क्रांति में क्या हो गई थी, ये शहीद हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था। इसको ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए टू को ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, जो कि गांधी जी का ये नारा था कि भैया लड़ाई मत करो, है ना, बिना भेदभाव के यहाँ पर लड़ना। यह ऑप्शन जो आपका है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था। शेर बलिया के नाम से जानते थे, किसे जानते थे। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चल रहा है। चलिए शेर बलिया के नाम से दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग सबका जवाब सही है। ये है आपका, इनका नाम है चित्तू पांडे, है ना। चित्तू पांडे जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चित्तू पांडे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था 1942 में, कितने 1942 में इन्होंने समानांतर सरकार की यहाँ पर कह सकते हैं भूमिका निभाई थी, घोषणा किया था। और दोस्तों याद रखिए चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार, क्या है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन हमने बताया है कि देखिए आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ही नहीं है ना। तो भैया आप क्वेश्चन देखते होंगे बार बार वही घूम फिर के रिपीट होकर आपके हमेशा मिलते रहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब लगभग सबका सही है। कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो हम ऑप्शन को आपको यहाँ पर लॉक करते हैं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको बनवाया था, है ना, लगभग 3 मंजिलें, यहाँ पर 3 मंजिल बनवाया था आपके इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह जो तुगलक था इसने 5वीं मंजिल आपका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। और जिम्मेदारी जब होती है जब कोई बड़ा होता है, क्यों भाई, जिम्मेदार वो होता है जब बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो बड़ा इनमें से क्या होगा। आप कहेंगे सर इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 1935 का अधिनियम है सबसे बड़ा है। 1935 में क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और आपके द्वैत प्रांत यहाँ पर समाप्त किया गया था। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, है ना, प्रांतों के लिए कि उनके हित के ही काम करें। इसलिए आपको जवाब देना है यहाँ पर 1935 दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन देना है। जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा महा उपनिषद। क्या महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम दिया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। क्या धरती ही परिवार होता है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या होती है वो 108 आपकी है ना। और वृहद जो सबसे उपनिषद आपका होता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि माना जाता है कि गौतम अर्थात सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक इस स्थान पर रहे और शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बोध गया जाने से पहले इन्होंने 6 साल कड़ी परिश्रम किया था। और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है आपका प्रयाग बोधि, क्या हो जाएगा, प्राग बोधि, प्राग बोधि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने 14 साल राजगीर और नालंदा में बिताए थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ये जो चीनी यात्री आया था इत्सिंग, इसने क्या किया था कि 3 वर्ष ठहरा था और संस्कृत सीखा था, लेकिन कहाँ पर ठहरा था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नालंदा होगा, ताम्रलिप्त होगा।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होगा वो लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ताम्रलिप्ति, याद रखिएगा कि जो ताम्रलिप्ति है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि इत्सिंग जो कि चीनी यात्री था, है ना, तो ये ठहरकर ताम्रलिप्ति में संस्कृत सीखा था। ये दोस्तों जब भारत आया था तो ये क्या था, सुमात्रा और श्रीलंका होते हुए ये ताम्रलिप्त पहुंचा था और यहाँ इन्होंने 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना अर्थात स्थापना जो की वो किसने की थी। हम कहते हैं कि आप लोग डेली मॉडल पेपर लगाइए, आपको नए नए क्वेश्चन जो मिलते हैं ना, जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे थ्योरी में। ऐसा नहीं कहते किताबों में नहीं लिखा है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी आप लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने बताया है कि सफलता का एक ही मात्र मूल चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि भैया जो सिलेबस आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से ज्यादा लगाते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको सिलेक्शन करीब आपका होगा। तो सबसे ज्यादा आपको लगाना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। यहां पर देखिए 9 का ऑप्शन लगभग सबका आ गया है। याद रखिएगा भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका जो संस्थापना किया था ये है आपका बिपिन चंद्रपाल है। कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, आपसे कहेंगे कि शाहजहां के समय जो आया था, है ना, शाहजहां के समय आया था। याद रखिएगा यहाँ पर शाहजहां के समय कौन कौन आया था। चलिए पीटर मुंडी आया था, पीटर मुंडी तो इसमें है नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी वाला है औरंगजेब के समय मनुची आया था, औरंगजेब के समय मनुची वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका है कौन, यहाँ पर है जहांगीर, जहांगीर के समय थॉमस रो आया था और कैप्टन हॉकिंस आया था। तो ये आपका हुआ। अकबर के समय देखा जाए तो अकबर के समय कौन आया था, सर थॉमस स्टेफेंस यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन आपका सी वाला बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है। अब आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन आपका है हमेशा पूछा ही जाता है। आप देख पाएंगे कि रेडक्लिफ रेखा जो आ रही है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि सर ये बताइए कि आपके चीन के साथ कौन सी रेखा होती है, तो चीन के साथ होती है मैकमोहन रेखा। कौन होती है, मैकमोहन रेखा होती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है आपकी डूरंड रेखा आती है। यहाँ पर एक रेखा आपकी होती है जीरो रेखा, है ना, क्या होती है, जीरो रेखा। हम आपसे पूछे कि सर जीरो रेखा जो होती है क्या आप यहाँ पर भारत और बांग्लादेश लगा सकते हैं क्या। क्यों भैया, अगर हम आपसे पूछें कि जो आपकी जीरो रेखा होती है वो बांग्लादेश और भारत के बीच है, या आप कहेंगे कि बांग्लादेश और आपके कह सकते हैं जो आपका त्रिपुरा है, शुद्ध क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइएगा, त्रिपुरा वाला शुद्ध हो जाएगा या आपका भारत करेंगे। तो आप कहेंगे सर जीरो रेखा जो आपकी है वो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा के साथ लगती है। हम भारत जरूर कहेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिपुरा आता है तो आप पहले प्राथमिकता त्रिपुरा को ही दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि 2 राज्यों मध्य प्रदेश और कहां से होकर बहती है। तो भैया केन नदी जो आपकी है ना, केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली ये नदी है दोस्तों। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, वेरी गुड। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है इन वनों में पेड़ों की ऊंचाइयां 60 मीटर या इससे अधिक होती हैं। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमने कहा था सर जब सदाबहार वन की बात करें तो आप कहेंगे सर सदाबहार वन आपके भारत में 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो आपको केरल राज्य में मिल जाएंगे, है ना, याद रखिएगा केरल राज्य में मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेघालय में मिलेंगे। ये केरल वाला जो आपके भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से ये उष्ण हो जाता है, और ये जो आपके कर्क रेखा के पास होता है तो ये कहीं ना कहीं ये तो उष्ण होगा नहीं, ये शीतोष्ण में आ जाएगा, सम में आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर बारिश होती है 200 सेंटीमीटर और यहाँ पर 200 के ज्यादा ही होती है। तो जहां भी बारिश होती है 200 सेंटीमीटर लगभग, है ना, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया है। क्लियर है ना। और देखिए सभी जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं सबके जवाब सही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सफलता मिल रही है। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज को अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं।
चलिए, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है भैया कि किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित है ना, जो लघु हिमालय है वो शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जानते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर दून के नाम से जानते हैं। क्या दून के नाम से जाना जाता है, देहरादून जैसे आपका हो गया है ना, जितने भी दून के नाम से हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों में मिलेंगे। जो भी आपके दून नामक के आपके मिलेंगे वो मिलेंगे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। महिला लिंगानुपात सबसे कम है, आप कहेंगे सर सबसे कम जो आपका है ये कहां पर हो जाएगा, तो एक ही आपका यहाँ पर राज्य है, कौन सा, हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 879, ठीक है 879 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 912, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण की बात किया है, यहाँ पर विदेशी परिसंपत्तियों की बात नहीं किया है। अगर विदेशी परिसंपत्तियां होती तो हम कहते कि सर यहाँ पर देखिए कि स्वर्ण कोष भी है, विदेशी परिसंपत्तियां हैं, तब आपका 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात किया है सिर्फ आपके स्वर्ण कोष की, तो स्वर्ण कोष आपको दोस्तों याद रखिएगा 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो भैया जो खरी खरी नोट आते हैं ना, करेंसी नोट आते हैं, ये नहीं छप पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास मशीन है और छापते रहे छापते रहे छापते रहे, उसको भी यहाँ पर बायोडेटा देना पड़ेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, सब कुछ बढ़िया आ रहा है समझ में। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा। पॉइंट आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भैया आपसे कह रहा है सहकारी कृषि के विभाग का समर्थक, ये दोस्तों जो आपके हैं कौन, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहलाते हैं, याद रखिए चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कह जाते थे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आपके सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। आपको बताना है कि सर नीली क्रांति का जो संबंध है आपकी किससे है, नीली क्रांति होती क्या है, तो आप कहेंगे सर नीली क्रांति में मछली पकड़ी जाती है, अर्थात मछली पालन अर्थात मत्स्य पालन जो होता है ये नीली क्रांति से होता है। अगर आपसे पूछे सर जी नीली है तो काली क्रांति में क्या होता है, आप कहिए सर काली क्रांति में क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो होता है आपके काली क्रांति से होता है ना। यहाँ पर अगर गोल्डन फाइबर बात कर दे, क्या गोल्डन फाइबर, तो आप कहेंगे जूट उत्पादन होता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति पूछ ले तो आप डेयरी और दूध उत्पादन कह देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया है। 8 कोर सेक्टर में मतलब 8 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कोर सेक्टर में माने जाते हैं, जो कि एक प्रकार से ढांचा होता है। और इसमें दोस्तों देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर रसायन जो आपका है इसमें से नहीं होता है। तो ये 8 कोर क्षेत्र जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो दोस्तों कोयला होता है, उर्वरक होता है, विद्युत होता है, ठीक है ना। याद रहे स्टील हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, रिफाइनरी हो गई, ये इनमें से आपके आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें होती हैं। आप कहेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जैसे मछली पालन होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर डेयरी उत्पादन जो होता है, दूध उत्पादन, ये भी आपका इसी में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर जो कृषि क्षेत्र होता है ये तो आता ही आता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है 20 नंबर में, वो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए जो देश होते हैं विकसित देश होते हैं, क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और एक होता है विकासशील। तो विकसित देश जो होते हैं उनमें प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कम योगदान, मतलब अब देखा जाए जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें अब कम योगदान रह गया है प्राथमिक का, अब हो गया है सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा अपने भारत में हो गया है। कहीं ना कहीं भारत आपका इस समय देखा जाए तो पहले के स्तर से कुछ न कुछ डेवलप किया है दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है, अर्थात जो समवर्ती सूची ली गई है आपके संविधान में ये कहाँ से ली गई है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जवाब देना है, और एक बार सेशन को भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं।
और हम देख रहे थे भैया कि नहीं बोलेंगे तो लाइक शेयर पहले से करेंगे नहीं करेंगे, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन भाई बहुत लोग यहाँ पर है शायद याद ना हो, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं है ना पहले से या बाद में, एक बार सभी लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर किए है ना, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम के समय तो आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत ऐसी चीजें होती हैं, नोटिफिकेशन तो आता ही है, वीडियो की लिंक भी जाती है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम देव जी के ट्रिक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, सभी लोग लाइक से जरूर कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों दिया गया समवर्ती सूची, और हमने कहा कि समवर्ती सूची कहां से है, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चलिए यहां पर देखो दिया है भारतीय संसद जो आपका बनी है इनमें से क्या है, भारतीय संसद जो बनी है इनमें से क्या है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इतना भी फास्ट मत पढ़वाइए कि आपके दिमाग से पता भी न चले, है ना। कह रहे सर और थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, हम चाहे तो बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या फायदा आपको मिलेगा बताइए, आपके दिमाग में और भी कुछ घूम रहा होगा, तो हम फास्ट पढ़ाएंगे तो ये तो आपको समझ में आएगा नहीं, बाकी उड़ भी जाएगा, ठीक है ना। जब चीज को पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा उसको समझ के चलिए, इतना भी फास्ट हम पढ़ा नहीं देते हैं कि बहुत ज्यादा समझ भी ना आए, और इतना भी स्लो नहीं पढ़ाते हैं कि आपको लगे कि नहीं हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा जब पढ़ाया करिए तो आपके पास टाइम ना हो तो बाद में देख लिया करिए, स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख लिया करिए, ठीक है ना। हम तो अपनी स्पीड ऐसे ही बना के रखते हैं कि चाहे बच्चा नया हो चाहे पुराना हो चाहे जैसा हो, सबको लगे कि हाँ एक्चुअल में सब कुछ बराबर चल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है भारतीय संसद जो बनती है वो आपकी किससे बनती है, आप कहिए सर जो भारतीय संसद बनती है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है, यहां पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पॉइंट आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर आपको सुमेलित करना है, 23 नंबर में आपको जवाब देना है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, अगर इसको स्पीड से पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए संवैधानिक दिया गया है, संवैधानिक अर्थात संवैधानिक जो आपका संवैधानिक संशोधन है, क्या संवैधानिक जो संशोधन है ये 368 में होता है, 368 जो कि आपका कहां पर है 4 में हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन आपका 280 में किया जाता है जो कि बहुत ही आईएमपी आपका है, यहां पर देखिए आपका 3 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो होता है 360 में होता है ना, ये जो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से ही जो आपका राज्यसभा है वो अपने आप को उच्च कहता है, तो यहाँ पर कहेंगे आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है भैया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2। और ये अनुच्छेद बिल्कुल आप क्या करिए रट लीजिए, ये अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे संशोधन पूछे चाहे वित्तीय। इस समय अखिल भारतीय सेवा बहुत पूछा जा रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में जो भी एग्जाम होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, नियंत्रक मालिका परीक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। आप देखिए 24 नंबर में आप कहेंगे सर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, क्या आयोग हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं नहीं, याद रखिएगा कि भैया राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा की जो आपका 2/3 बहुमत होता है उसी के माध्यम से हटाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। यहां पर दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था, आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा 25 नंबर। चलिए तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपका संथानम समिति, क्या हो जाएगा संथानम समिति, जो कि ऑप्शन बनेगा आपके ए नंबर है। ये दोस्तों याद रखिएगा 1962 में, कितने में 1962 में ये उनकी सिफारिश पर किया गया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, धारा का एसआई यूनिट पूछा है, तो कहेंगे धारा का होता है एम्पियर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। धारा क्या होता है एम्पियर होता है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। अगर पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है ये जानते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है ना। मतलब कह रहा है जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानते हैं।
ये स्थिति होती है जब बल की विपरीत दिशा होती है ना। याद रखिएगा, जब बल की क्या हो, विपरीत दिशा होती है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी है, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भैया समुद्र के जल को क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, है ना। इसके बाद मिलता है आपको नमक। नमक जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, नमक आपको याद रखना है, नमक मिलता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग जो मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है। तो आप कहेंगे पत्तियों में हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पत्तियों में दोस्तों एक तत्व होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम इसमें से पाया जाता है पत्तियों में, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे। जवाब देखिए 36 नंबर में, यहाँ पर जो आपका है ए नंबर आपका अनुपम, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है, तो याद रखिए जो किसी का कह सकते हैं बहुत कम जानता है, जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ होता है, ठीक है ना। अनुयायी मतलब होता है जो किसी का अनुसरण करते हैं, उसे अनुयायी कहा जाता है। और ज्ञानी कहते हैं जो किसी विषय का ज्ञान रखता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला लेना टेढ़ी खीर के बराबर है। तो भैया यहाँ पर आप कहेंगे सर टेढ़ी खीर के बराबर मतलब होता है, यहाँ पर कह सकते हैं टेढ़ी खीर होना मतलब इस मोहरे करते क्या हो जाएगा। तो भैया आप कहेंगे कठिन कार्य होना। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको चयन करना है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद इनमें से कौन से हैं। शब्द दिए गए हैं अंबुज और अंबुद। देखो ज शब्द होता है जल से और दा होता है बादल से, सिंपल सी बात है। जल में उगता है कमल और दा है बादल, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कमल और बादल इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद आपको बताना है। अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद इनमें से क्या होगा, जवाब दीजिए। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद पूछा गया है 39 नंबर में। अब दोस्तों यहाँ पर अन्वेषण का हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी नंबर है, अनुधन एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन एषण, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, आप कहेंगे सर यण संधि है। क्या है, यण संधि है, क्योंकि हमने बताया था जब या के साथ और वा के साथ क्या हो जाए, आधा अक्षर हो जाए। जब या के साथ और वा के साथ आधा अक्षर होता है हमेशा यण संधि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है ऋजु का विलोम शब्द इनमें से क्या है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है, आप कहेंगे सर ऋजु का होता है वक्र। क्या होता है, ऋजु का होता है वक्र होता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो वहीं पर सीधा का उल्टा होता है, सरल का कठिन होता है और त्रिकोण का षटकोण होता है। अगला दिया गया है यहाँ पर 17 अगस्त 2023 को, देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है। देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम है विंध्यगिरी। क्या नाम है, विंध्यगिरी, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये किया है आपके गूगल ने किया है। इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर है कि भैया स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर गूगल के द्वारा किया गया है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ, जिसकी इस वर्ष की थीम रही है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये कौन से नंबर का था। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आपका जो 53 का ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ये 90 नंबर का था दोस्तों, याद रखिए 90 नंबर का ये मनाया गया है ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह भी रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है 54 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेबनान, है ना। लेबनान को दोस्तों 0-2 से हराया है। इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए 47 सालों में लेबनान के खिलाफ भारत की पहली और दोनों टीम के बीच अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में से दूसरी जीत आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा है कि किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, वायुसेना के बीच हुआ है वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक हवाई अभ्यास है, और ये किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। याद रखिए भारत और जापान के बीच हुआ है ना, भारत और जापान के बीच आपका हुआ है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? 56 का ऑप्शन देना है, 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में है ना, और ये बाघ अभ्यारण्य भी आपका है ना, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? चलिए, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा 57 में, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर है। याद रखिएगा गुजरात में हुआ है, कहाँ पर, गुजरात में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी एक G20 आपका और हुआ था, जो कि वो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में मूसक बुदजी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प की भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है, इनका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 58 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिए ये जम्मू कश्मीर में है, क्या है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। बुद्जी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी है, ऑप्शन ए बनेगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए शुरुआत की गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा किबथु, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के थिंक टैंक अर्थात नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ आपके कौन है? ट्रिपल स्टार वाला ये क्वेश्चन आपका है ना, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार मिल रहे हैं, संभावित ये क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका VVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा VVR सुब्रमण्यम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चलिए बताना है कि जो चौक पूर्णा है ये भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, इसका ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर चौक पूर्णा जो आपकी है ना, ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चौक पूर्णा में क्या होता है कि विशेष प्रकार से दोस्तों चित्र को रंगोली के माध्यम से यहाँ पर बनाई जाती है, धरती में बनाते हैं, कोई लोग दीवालों में बनाते हैं, है ना। इसमें से चावल और आटे का प्रयोग करके दीवालों या फर्श में डिजाइन और अच्छी तरीके से सजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? दोस्तों अगर आपको देखें कि संसद के बीच है ना, क्या है, संसद के बीच अगर देखा जाए अगर बैठक होनी है तो इसके लिए कितना गैपिंग होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 2 सत्रों के बीच कम से कम आपके कितने, तो आप कहेंगे 6 माह, जो ऑप्शन दिया गया है आपका जवाब डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? बताइएगा कि हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर हाफ लॉन्ग स्टेशन है और ये भारत के असम राज्य में है, असम राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा पूछा गया है, बर्मा की मुद्रा इनमें से क्या है, इसमें से ऑप्शन देना है। और दोस्तों जो आपका आ गया है क्यात आ गया है, क्यात इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये बर्मा जो आपका है अर्थात जो म्यांमार है कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1935 में ये आपका अलग हुआ था। यहाँ पर देखिए खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। और आप कहेंगे सर ये जो आपका है खजुराहो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए इसको ऑप्शन सी नंबर मध्य प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका आ रहा है। दोस्तों चंदेल साम्राज्य की राजधानी आपकी हुआ करती थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? देख सकते हैं कि विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हौसला अगर आपका हो, विश्वास अगर आपका हो और मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भैया पेड एग्जाम में आपकी सोच से ज्यादा नंबर आएंगे। बस यही है कि आपने कितना मेहनत किया है, अपनी मेहनत को देखिए, नंबर तो अच्छे आएंगे जब आपने अच्छी मेहनत किया होगा, ठीक है। यहाँ पर विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है?
और प्रेड एग्जाम में जब अच्छे नहीं आ सकते तो मेंस एग्जाम की तो कोई सोच ही ना रखे, है ना, क्योंकि भैया प्रेड एग्जाम तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है। यहाँ पर देखिए 66 का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो आपके 2002 से लेके 2017 तक, कब तक? 2007 तक, 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति आपके रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 67 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। या देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आंसर है आपको लॉक करना है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका जापान, है ना। जापान जो आपका है उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जापान को उगते सूर्य की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पर याद रखिए भारत सरकार का है, भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे कब शुरुआत की गई थी तो आप कहेंगे सर 1954 से इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। अगले पॉइंट में आते हैं, अगला पॉइंट जो आपकी है वो थोड़ा सा क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, जो कि डेली की क्लास में हम आपको ऐसी चीज देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला होता है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत की जो राष्ट्रपति है कौन? 15वीं नंबर की, है ना। वर्तमान में कौन क्या है? तो देखिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर की हैं? आपकी कहेंगे 15वीं नंबर की। कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू। ये कहां से हैं? आप कहेंगे उड़ीसा से हैं। ये दोस्तों दूसरी आपकी महिला है और पहली आदिवासी महिला है ना, क्योंकि इसके पहले प्रतिभा पाटिल बन चुकी हैं, तो ये दूसरी महिला हैं। और ये दोस्तों जो आपकी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। इनके विपक्षी उम्मीदवार जो थे वो थे यशवंत सिन्हा थे। जब चुनाव हुआ था तो इनका विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन से? तो 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ हैं, जो कि राजस्थान से हैं, ठीक है ना। इनके विपक्ष में जो आपके उम्मीदवार थे कौन? तो मार्गरेट अल्वा थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष वो आपके कौन हैं? तो आप कहेंगे सर लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं? तो आप कहेंगे 17वें नंबर के हैं, ठीक है, 17 नंबर के हो जाएंगे। अगला दिया है राज्यसभा के जो सभापति हैं, है ना, या अध्यक्ष कह सकते हैं, तो राज्यसभा के कौन होते हैं? तो भैया आपके यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। अगर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखिएगा राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आपके हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो आपके प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि आपके 13वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार है। कौन है? उत्पल कुमार हो जाएंगे। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों बताना है कि डीआरडीओ के जो अध्यक्ष आपके कौन है? बहुत ही लाजवाब बिल्कुल है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष आपके कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत हो जाएंगे। आईसीएमआर के जो महानिदेशक है आपके कौन है? राजीव बहल हैं। याद रखिएगा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, ये आपका बन सकता है एग्जाम में। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद है। यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। कौन? अनंत नागेश्वरन है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस पॉइंट को डबल स्टार आप लगा लीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जा सकता है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल हैं। यहाँ पर दिया है एनआईए के प्रमुख कौन है? तो आपके दिनकर गुप्ता। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है सीबीआई, है ना। याद रखिएगा सीबीआई के जो प्रमुख आपके हैं कौन है? प्रवीण सूद हैं। कौन है? प्रवीण सूद, जो कि आपका बिल्कुल आईएमपी पॉइंट दिया गया है। अगला दिया गया आईबी के कौन है? तो आईबी के हो जाएंगे प्रमुख आपके तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। अगला रवा के आपसे पूछा है, रा, है ना। याद रखिए रा के प्रमुख कौन है? तो आपके रवि सिन्हा है। दोस्तों अगला दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं, ये है आपके शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों याद रखिएगा। उप गवर्नर में आपका स्वामी नारायण जानकी रमन। ये वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर में तो स्वामी नारायण जानकी रमन, ये पूछा जा सकता है, इसके लिए याद रखेगा, ठीक है ना। और भी आपके हैं टीआर शंकर एवं राजेश्वर रावत हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है?
आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो आप कहेंगे सर सुधा बालकृष्णन है, सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष वो आपकी कौन है? तो दोस्तों दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। अगला है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ जो आपके हैं दोस्तों वो है आपके अनिल कुमार लोहड़ी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ हैं वो आपके कौन है? अमित अग्रवाल है। कौन है? अमित अग्रवाल है। अगला है संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो आप कहेंगे उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आप कहेंगे वीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि बिल्कुल स्टार वाला आपका पॉइंट आपका है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग उपाध्यक्ष है आपके डॉक्टर सुमन केवेरी हैं, ठीक है ना। अगला है लोकसभा के विपक्ष के नेता आपके कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो आपके पीयूष गोयल हो जाएंगे। अगला दिया गया लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, तो लोक लेखा समिति जो विपक्ष के नेता होते हैं अर्थात दोस्तों कहेंगे अधीर रंजन चौधरी, ये फिर से आपके हुए हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं? तो आप कहेंगे गिरीश बापट हैं, जो कि पुनः यहाँ पर चुने गए हैं। लोक उपक्रमों में से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कैबिनेट सचिव कौन है? देखिए यहाँ पर कैबिनेट सचिव आपसे पूछे तो आप कहेंगे राजीव गाबा। क्या? कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हो जाएंगे। अगर पूछे विदेश सचिव आपके कौन है? तो आप कहेंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की अगर बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ये क्या है? आपके गृह सचिव हैं। रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव आपके गिरधर अरमाने हैं। गिरधर अरमाने, गिरधर आपके क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। वित्त सचिव आपके कौन है? टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव हैं। अगला राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हो जाएंगे यहाँ पर आपके संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। वाणिज्यिक सचिव कौन है? आपके सुनील बर्थवाल है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, जो कि 14वें नंबर के आपके हैं। और अगला है भारत के लेखा महानियंत्रक, ये दोस्तों आपका सीजीए, ये 28वें नंबर के हैं, श्री एस दुबे हो जाएंगे। अगला दिया गया है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं यहाँ पर जीपी सामंत। कौन है? जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखिएगा आर.के. वेंकट रमणी 15वें, और इसके पहले आपके जो 16वें, इसके पहले के वेणुगोपाल थे 15वें नंबर के। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के, और 15वें नंबर के थे के वेणुगोपाल थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे सर तुषार मेहता है, जो कि आईएमपी पॉइंट है। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों याद रखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में दोस्तों देख सकते हैं 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंदोड़, और उदय उमेश ललित जो आपके थे 49वें नंबर के थे। अगला दिया गया है कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? भारत के लोकपाल अध्यक्ष, तो भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे। और सीडीएस के जो आपके हैं स्टाफ, सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस के हैं अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी, जो 27वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष आपके कौन है? मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर के। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बन सकता है क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। साथ में इनके सहायक हैं अरुण गोयल और आपके अनूप चंद्र पांडे हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा है, जो कि 11वें नंबर के हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप याद रखिए अरुण कुमार मिश्रा। देखो एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन एक दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। याद रखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा, जो कि पहले ये अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा है, जो कि 9वें नंबर के हैं और बने हुए हैं। अगला केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये बन सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके सीसीआई के हैं रवनीत कौर हैं। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया है, याद देखिएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? रवनीत कौर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के कौन है? 15वें वित्त आयोग के कौन है? एनके सिंह हो जाएगा, एनके सिंह हो जाएगा। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपके बलबीर सिंह चौहान हो जाएंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे ऋतुराज अवस्थी, वेरी वेरी एमपी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आपके ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा भाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो आपके हैं वो आपके हैं डॉक्टर एस उन्वी कृष्ण नायर हो जाएंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष आप कहेंगे एम सोमनाथन हैं, एम सोमनाथ, जो कि आपके 10वें नंबर के हैं। तो इसरो वाला बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि इसके लिए जितने स्टार आप दे सकते हैं उतनी स्टार ले लीजिए इसरो के जो आपके अध्यक्ष हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर अमरेंद्र प्रकाश, ये दोस्तों सेल के हैं अध्यक्ष और प्रबंधक हैं। यहाँ पर निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष हैं।
जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं। अजीत कुमार मोहंती बन सकता है। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वायुसेना के उप प्रमुख आपके हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हो जाएंगे। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के उपाध्यक्ष हैं। अगला दोस्तों जो कि लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके मनोज सोनी, ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आपके आर दिनेश हैं। याद रखिएगा फिक्की महिला संगठन की जो 40वीं अध्यक्ष हैं वो आपकी कौन है? सुधा शिव कुमार हैं। यहाँ पर फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभकांता पांडा हैं। और नैसकॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत महेश्वरी हो जाएंगे। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। आरबीआई के कार्य निदेशक कौन है? तो नीरज निगम, ये आरबीआई के क्या हैं? तो आपके आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अगला है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे सर नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी हैं, साजी केवी। ओएनजीसी के कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे, अरुण कुमार सिंह। अब दोस्तों देखिए नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर रविंद्र विरमानी हैं। नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा कलार पंकज कुमार सिंह हैं। एओए की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष जो कि बिल्कुल आईएमपी है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा। मैरी कॉम जो आपकी हैं इंटरनेशनल की दोस्तों देख सकते हैं आईओए की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष आपकी हैं मैरी कॉम हो जाएंगी। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया राजदूत के रूप में दोस्तों ये आयुष्मान खुराना है। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव लक्ष्मण कंदरीकर आपकी हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहिर हो जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष आपकी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी हो जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कौन है? कल्याण चौबे हो जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन आपके हैं? तो दिलीप तिर्की हो जाएंगे। टेनिस इंडिया के कौन है? तो मेघना अहलावत हो जाएंगे। एफआईडीई के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। और दोस्तों भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन रहे हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला हो जाएंगे। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन रहे हैं? तो आपके अमिताभ कांत रहे हैं दोस्तों। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए एयर इंडिया के अध्यक्ष आपके एन चंद्रशेखरन। साथ में टाटा सन्स के अध्यक्ष पुनः आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। पेटीएम के जो आपके एमडी और सीईओ हैं वो आपके सुरेंद्र चावला हैं। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला हैं। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। और अगला है यहाँ पर दिया गया है एनएचएआई के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। अश्विनी वैष्णव दोस्तों ये हैं गतिशील विश्वविद्यालय कुलपति जी आपके हैं। बिहार स्टेट के आइकन कौन है? मैथिली ठाकुर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल आपका एमपी है जो कि सबसे लाजवाब है। याद रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये पीटी उषा है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये पीटी उषा है दोस्तों, याद रखिए पीटी उषा हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान में 19 नए जिले आपके बने हैं, है ना। याद रखिएगा कि राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं। और ये 19 नए जिले हैं तो दोस्तों एक गाना आपने सुना होगा कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है। ये तो गाना आपने सुना होगा। और राजस्थान के 19 जिलों में ये ट्रिक से आप रट लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम अब आपके सामने दिया गया है ना। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दो कोटल ये भी दिया है। और साथ में यहाँ पर और दिया गया है कि देखते ही अब आंखों में आई फ्लू हो गया सनम, ठीक है। तो ये आपके 19 जिले थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हमने आपको बताया है कि आप लोग हमारे ऐप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं। देव जीके ट्रिक, क्या देव जीके ट्रिक्स हमारा टेलीग्राम है। उसमें से आपको यहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं ये भी आपको मिल जाता है। साथ में मॉडल पेपर, है ना, और भी आपकी जरूरी होते हैं। एग्जाम के समय दोस्तों याद रखिएगा एग्जाम के समय आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि भैया एग्जाम के समय कोई भी नोट्स होती है, कोई भी जानकारी होती है, जो चीज कहते हैं कि इसको रट लो, इसको पढ़ लो, वो आपको जरूर मिलती है। तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है ना। तो भैया अगली क्लास में आइए, पॉलिटी की जबरदस्त क्लास, सुपर फास्ट क्लास होगी। टाइम वेस्ट नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पर चलना है। कहाँ चलना है तो लिंक दीजिए, ऊपर लिंक दी गई है भैया, ये लिंक आपको दी गई है, लिंक पर क्लिक करिए, जल्दी से आइए। अगली क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।